कल हम डिस्कस कर रहे थे जो किसी भी मुल्क के अंदर हेल्थ सेफ्टी और एनवायरनमेंट की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्पोर्टेंस होती है, उसकी रीजनिंग के बारे में जो है वो पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने मॉरल, लीगल और फाइनेंशियल जो आर्गुमेंट्स से वो देखे। और उसके बाद मैंने आपको एक टास्क दिया था एक आर्टिकल लिखने के लिए। और मुझे सिर्फ 3 लोगों का जो आर्टिकल है वो मौसूल हुआ है। और इसमें जो है वो 3 लोग थे। आई आई होप के अशरफ का आया मेरे पास, और एक था, एक मिस हिना का था, और एक था, लेट मी चेक, अदील का था। जी, ये 3 लोगों का मेरे पास आया था। मिस हिना, आपने बहुत अच्छा जो है ना इसको वो किया है, आर्टिकल जो है वो लिखा है, विद रेफरेंस भी आपने दिए हैं। थोड़ा सा जो है इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो रेफरेंसेस हैं, कोशिश ये करें कि जो रीनोड वेल रीनोड रेफरेंसेस हैं, आप उनसे अपना स्टफ जो है वो उठाएं। बल्कि सारों के लिए ही है ये। मिसाल के तौर पर जो ओशा है या एचएससी है और इस तरह के जो रिनोड वेबसाइट्स हैं, तो कोशिश ये करें वहाँ से जो है आप अपना जो जो भी आर्टिकल आप लेते हैं वहाँ से लें। और दूसरा ये है कि बहुत बहुत सारे जो कैंडिडेट जिन्होंने मुझे ये भेजा है, उन्होंने रेफरेंसेस नहीं थे दिए। जैसे कि जो है अदील ने जो भेजा था, अदील आप कोशिश ये करें इसको टाइप करें और एमएस वर्ड की फाइल के ऊपर एक टाइप करें, और उसके बाद इसमें रेफरेंसेस का भी ज़िक्र करें, यानी ये जो आर्टिकल आपने लिखा है, इसमें कहाँ-कहाँ से आपने जो है वो मदद ली है, कहाँ-कहाँ से आपने हेल्प आउट जो है वो ली है। बाकी जो लोग जिन्होंने ये मुझे सेंड नहीं किया, वो आज इस ट्रेनिंग को ख़त्म करने के बाद जो है आज उसको सबमिट करवा दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि उनमें क्या-क्या डेफिशिएंसीज़ हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जो है हम वो प्लान कर सकें। मूव ऑन टू आवर टुडेज़ लेक्चर। इसमें जो कल हमने डिस्कस किया मॉरल, लीगल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जो होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, वो हमने डिस्कस की। जो आज का हमारा टॉपिक होगा, ये है रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। यानी हेल्थ एंड सेफ्टी को रेगुलेट जो है वो किस तरह से किया जाता है, और कौन-कौन से फ्रेमवर्क के तहत जो है हेल्थ एंड सेफ्टी वो रेगुलेट की जा सकती है। तो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है वो मुख्तलिफ बॉडीज़ होती हैं जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी को रेगुलेट करती हैं। तो सबसे पहले तो हमें लॉ के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली लॉ होता क्या है। तो बेसिकली ये एक ह्यूमन कंडक्ट होता है जो कि इम्पोज़ किया जाता है या इन्फोर्स किया जाता है किसी भी सोसाइटी के मेंबर्स के ऊपर। ये स्टेट की तरफ से, जैसे मैंने कल भी ज़िक्र किया, ये स्टेट की तरफ से एक कंडक्ट होता है, ह्यूमन कंडक्ट होता है, जिसको स्टेट जो है वो डेवलप करती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है। इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी रेगुलेटिंग बॉडीज होती हैं जो कि आगे जिसके थ्रू इनकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा यहाँ पे जो पुलिस डिपार्टमेंट है, दैट इज ए रेगुलेटिंग बॉडी। वो एक रेगुलेटिंग बॉडी है। हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या पार्लियामेंट्स के अंदर वो कानून लिखे जाते हैं या वो डेवलप किए जाते हैं, और फिर आगे जो इम्प्लीमेंटेशन होती है उनके ये जिम्मे लगा दिए जाते हैं कि सोसाइटी के अंदर वो इसको इम्प्लीमेंट करें। तो यही किसी भी मुल्क के अंदर जो है इसी तरह से वर्किंग जो है वो की जाती है। एक सिविल लॉ होता है जिसके बारे में डिटेल से मैंने कल कल जो है वो डिस्कशन की। सिविल लॉ, और दूसरा जो है वो क्रिमिनल लॉ होता है। सिविल लॉ बेसिकली क्या होता है कि आपको ये कंपनसेशन लेके जा, किसी भी इंजर्ड पार्टी को ये कंपनसेशन जो है वो फ्राहम करता है। किसी बंदे को उसका नुकसान हो जाता है या इंजरी हो जाती है, तो इस सूरत के अंदर वो अपना क्लेम लेने के लिए सिविल कोर्ट के अंदर जाता है, जहां से उसको कंपनसेशन जो है वो दी जाती है। तो बेसिकली सिविल कोर्ट का मतलब ये होता है कि ये आपको कंपनसेशन या मुआवजा जो है वो लेके देता है एम्प्लॉयर से, या जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप वर्क कर रहे होते हैं और जहां पे आप इंजर्ड हुए होते हैं, विद इन द टाइम कोर्स, विद इन द वर्क ऑफ कोर्स। यानी काम की ड्यूटी के दौरान अगर आप इंजर्ड होते हैं, तो दैट इज द सिविल लाइबिलिटी अपॉन द एम्प्लॉयर विच ही हैज टू ओ टू यू। यानी वो इसका मकरूज हो जाता है कि वो आपको सिविल लाइबिलिटी जो है वो फ्राहम करे। इसके बाद जो क्रिमिनल एक्ट होता है, क्रिमिनल लॉ या क्रिमिनल एक्ट के अंदर ये काम होता है कि ये स्टेट की तरफ से लॉ होता है, और इसके अंदर अगर एम्प्लॉयर कोई नेग्लिजेंस बरत रहा है या कोई ऑफेंसेंस
वो कर रहा है तो उसके अगेंस्ट उसको पनिश किया जाता है, या उसकी ट्रेड रिस्ट्रिक्ट की जाती है, या उसको प्रोबेशन नोट्स जो है वो दिए जाते हैं, या उसको इम्प्रूवमेंट नोटिस जो है वो जारी किए जाते हैं, या उसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है, या उसको सजा दी जाती है। ये सारी क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जो है वो आउटकम के तौर पर उसको चीजें जो है वो मिल मिल सकती हैं। लीगल मॉडल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये तो ओवरऑल था एक सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ, यानी पूरी दुनिया के अंदर सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ इसी तरह ही काम कर रहा है। अब थोड़ा सा लीगल मॉडल्स की तरफ हम आते हैं। तो लीगल मॉडल जो है पूरी दुनिया के अंदर ये तीन यूज हो रहे हैं। पहला जो है वो यूरोपियन मॉडल था, मैंने थोड़ा सा आपको कल इसके बारे में बताया था। दैट इज यूरोपियन मॉडल, अमेरिकन मॉडल, और एक कॉमन मॉडल है जो कि आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं, पूरी दुनिया के अंदर ये यूज किए जाते हैं। यूरोपियन मॉडल ये गोल सेटिंग के तहत जो है अपने मॉडल डेवलप करता है। व्हाट इज गोल सेटिंग मॉडल? गोल सेटिंग के अंदर जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई रिटर्न गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से कोई रिटर्न रिटर्न मेथड नहीं होता। इसके बरक्स ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? अपने मैनुअल डेवलप करती हैं, अपने प्रोसीजर्स डेवलप करती हैं, अपनी पॉलिसीज बनाती हैं, और वो पॉलिसीज चैलेंज की जा सकती हैं कोर्ट के अंदर जब एक हादसा वहां पे रूनमा होता है। फॉर एग्जांपल, एक एबीसी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक पॉलिसी बनाई है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई मिसहैप हो गया है, तो जब कोई विक्टिम कोर्ट में जाएगा, उनके अगेंस्ट केस सू करेगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी कि जनाब ये हमारी पॉलिसी है और ये हमारी जो है वो प्रोसीजर्स हैं जिनके तहत हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रन कर रहे हैं। और यूरोपियन मॉडल के अंदर क्या किया जाएगा? उस पॉलिसी को लीगल डॉक्यूमेंट की हैसियत जो है वो दी जाएगी। तो दैट इज गोल सेटिंग मेथड, यानी ये इसको हम कहते हैं गोल सेटिंग मेथड। अब दूसरा आ जाता है अमेरिकन मॉडल। अमेरिका के अंदर ओशा है, जैसे मैंने कल भी आपको बताया, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन है। ये ओशा क्या काम करता है कि रेदर देन कि आप अपनी पॉलिसी डेवलप करें और उसको कोर्ट में एज ए लीगल डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करें या प्रेजेंट करें, अमेरिकन ने अपने तमाम प्रोसीजर्स, गवर्नमेंट ने अपने तमाम प्रोसीजर लिख दिए हुए हैं, उसको एक प्रिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ले आए हैं। जैसे प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर एक लिख के देता है, इस तरह ये भी प्रिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर ले आए हैं। और उन्होंने अपनी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को, अपनी तमाम फेडरल, जो उस फेडरल बॉडी के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन या ममालक आते हैं, उनको ये कह दिया हुआ है कि आपने इन प्रिस्क्रिप्टिव को एज ए मॉडल लेना है और इनको कंप्लाई करना है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इनको कंप्लाई नहीं करेगी तो फिर उसके अगेंस्ट जो है वो लीगल एक्शन जो है वो लिए जाएंगे। वो क्या क्या लीगल एक्शन होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो दो मॉडल है जो पूरी दुनिया के अंदर चल रहे हैं। वन इज द गोल सेटिंग मॉडल एंड अदर इज द प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। अगर आपको एक याद है तो दूसरा याद करना बड़ा आसान रहेगा। अमेरिकन मॉडल आप सिंपली ये समझिए कि अमेरिकन ने हर चीज तहरीरी तौर पर लिखी हुई है, प्रिस्क्राइब की हुई है, और वही लॉ बनाए हुए हैं। और जो यूरोपियन मॉडल है उसके अंदर क्या होता है कि कंपनी अपनी एक पॉलिसी डेवलप करती है, एक पॉलिसी बनाती है, और वो कोर्ट के अंदर एज ए लीगल डॉक्यूमेंट उसको पेश कर सकती है। वही उसका लीगल डॉक्यूमेंट जो है कंसिडर किया जाता है। अब तीसरा और सबसे कॉमन जो है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ। ये कॉमन होता है, ये पूरी दुनिया के अंदर जो भी ममालक यूएनओ का मेंबर है वो आईएलओ को अबाइड बाय करेगा, वो आईएलओ को जो है वो कंप्लाई करेगा। अब आईएलओ के अंदर फर्दर डिस्कशन करेंगे हम, थोड़ा सा हमने कल किया था, और भी जो है इसमें मजीद कर लेंगे। यूरोपियन मॉडल के अंदर इनके पास अपने डायरेक्टिव्स होते हैं, जैसे केमिकल एजेंट डायरेक्टिव्स हैं, फिजिकल कार्सिनोजेनिक्स एजेंट डायरेक्टिव्स हैं। ये सारे डायरेक्टिव जो हैं वो यूरोपियन मॉडल के अंदर होते हैं। आप इनमें से किसी को एज ए मॉडल यूज करके अपनी पॉलिसी डेवलप कर सकते हैं अपने मुताबिक, और फिर ये इनसे इनसे मुताबिक जो है वो रखने चाहिए, और यही कोर्ट के अंदर लीगली आप इसको पेश कर सकते हैं। इस तरह यूके और यूरोप के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। अब अगर हम यूके की बात करते हैं तो यूके ने अपने मुख्तलिफ एक्ट जो है वो बनाए हुए हैं, क्योंकि यूके भी पहले यूरोप का हिस्सा था, लेकिन समहाउ अभी 2019 के अंदर या 20 के अंदर इनका कोई कंफ्लिक्ट था जो इससे अलहदगी जो है अख्तियार कर गया है। तो यूके ने अपने मॉडल जो है वो डेवलप किए हुए हैं। तो ये क्या एम्फसाइज करता है, यूके मॉडल जितने भी हैं ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर एम्फसाइज करते हैं, रेदर देन के वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी इनका ज्यादा फोकस क्या होता है कि आपकी मैनेजमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए। 2 मिनट के हम ब्रेक लेते हैं।
जी। तो यूके मॉडल की हम बात कर रहे थे। यूके मॉडल के अंदर क्या होता है कि इन्होंने मुख्तलिफ एक्ट जो है अपने वो बनाए हुए हैं। जैसे इनका एक हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एक्ट है, जिसको हम हैसफा कहते हैं। इस तरह इनकी रेगुलेशंस हैं, मैसवार एक रेगुलेशंस हैं। और इनकी जो रेगुलेटिंग बॉडी है वो है हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जेक्टिव, HSE। एक तो हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट है, लेकिन यूके ने अपनी एक बॉडी जो है, रेगुलेटिंग बॉडी जो है वो डेवलप की हुई है, HSE। और बेसिकली ये जो है वो जिस तरह हमारे यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट है, इस तरह ही वहाँ का ये एक हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है। और ये क्या काम करता है, मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर जो है इंस्पेक्शन करते हैं जाके, और वहाँ पे देखते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी को कंप्लाई किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। और अगर नहीं किया जा रहा तो इनके पास अथॉरिटी होती है कि कंपनी को बैन कर सकते हैं, या वट एवर कंपनी के अगेंस्ट जो है वो लीगल एक्शन जो है वो ले सकते हैं। तो यूके के अंदर जो रेगुलेटिंग बॉडी है वो हेल्थ सेफ्टी और एग्जेक्टिव्स है, ये आपने याद रखनी है। अमेरिकन मॉडल जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे ओशा जो है ये काम करता है कि इसने हर चीज़ जो है उसको प्रिस्क्राइब किया हुआ है। हर स्टैंडर्ड को इसने प्रिस्क्रिप्टिव मेथड के अंदर जो है वो लेके आए हुए हैं। तो बहुत सारे इनके इनके पास जो है अपने स्टैंडर्ड्स हैं, और वो लॉ की हैसियत है, क्योंकि ये एक फेडरल बॉडी है। और इनका काम भी, ये वहाँ की रेगुलेटिंग बॉडी है, और इनका काम भी वर्क प्लेसेस को इंस्पेक्शन करना है जाके। और अगर वो कंप्लाई नहीं कर रहे इन स्टैंडर्ड के साथ, इन मेथड के साथ, तो वो लीगल जो है वो प्रोसीडिंग वहां पे करते हैं। तो अगर आपको ओशा या HSE से रेलिवेंट आपको किसी आर्टिकल की जरूरत होती है, तो आप HSE की वेबसाइट जो है वो विजिट कर सकते हैं, www.hse.gov.uk। या आप ओशा की वेबसाइट जो है वो विजिट कर सकते हैं, आप www.osha.gov.us, ये आप देखेंगे तो दोनों वेबसाइट जो है वो आपसे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारा रेफरेंसेस मटेरियल भी आप लोगों को मिल जाएगा, और कहीं पे कोई आर्टिकल आपको नहीं चाहिए होता है, प्लस पेपर के अंदर भी यहाँ से बहुत सी हेल्पिंग मटेरियल जो है वो आपको मिल जाएगा ड्यूरिंग द पेपर। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं यहाँ पे, बहुत सारे जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ से हेल्प आउट भी ले सकते हैं। तीसरा फ्रेमवर्क जो है ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ये लेबर राइट के लिए एस्टेब्लिश हुई थी। और इसका काम क्या था कि जो भी ममालक यूएनओ के मेंबर होंगे, ऑटोमेटिकली इनको जो है वो इसका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो मेंबर होना पड़ता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है ये दो हेल्थ एंड सेफ्टी से रेलिवेंट जो है वो दो आर्टिकल्स हैं हमारे लिए। एक है C155। कल मैं आपको थोड़ा सा उल्ट बता रहा था, मैंने आपको बाद में क्लैरिफाई भी कर दिया था। C155 आर द कन्वेंशंस। ये कन्वेंशंस हैं, इसके अंदर तकरीबन 10 जो हैं वो टॉपिक्स हैं, जिनको किसी भी मुल्क को इनके ऊपर एक्ट करना, इनको कंप्लाई करना मैंडेटरी है। यानी समझ लिया कि ये लाजमी कानून का हिस्सा होना चाहिए, ये C155 जो है। अब हमारे मुल्क में ये किस तरह वर्किंग कर रहा है, हमने जो अपना फैक्ट्री एक्ट 1934 जो है वो डेवलप किया हुआ है। उसके बाद ये हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट जो बना है अभी रिसेंटली 2019 के अंदर, और 2018 के अंदर जो सिंध एक्ट हमारा बना है, उसके अंदर जो C155 है, इनके अंदर जो आर्टिकल्स हैं, ऑलमोस्ट 10 या 11 आर्टिकल्स हैं, उनको हमने मर्ज किया हुआ है। यानी हम इनको भी कंप्लाई कर रहे हैं, और हमने अपने मुल्क का लॉ भी जो है वो डेवलप किया हुआ है। तो कन्वेंशन जो होती हैं C155, ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की है, और इनको कंप्लाई करना मैंडेटरी है। तो आपने यहाँ से भी हेल्प आउट जो है वो लेनी है। बल्कि पिछले एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन भी आया था कि जो रिकमेंडेशंस हैं, इनके अंदर जो आर्टिकल्स हैं, उसके तहत कौन कौन सी हेल्थ एंड सेफ्टी की मैयर जो है वो एम्प्लॉय को लेनी चाहिए। तो दूसरा जो है इनका वो रिकमेंडेशंस हैं। R164 रिकमेंडेशन का जो आर्टिकल R164 है, दैट इज अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी। ये हेल्थ एंड सेफ्टी से रेलिवेंट है। ये नॉन मैंडेटरी है। नॉन मैंडेटरी से मुराद ये है कि कोई भी मुल्क जो कि यूएनओ का मेंबर है, कोई भी मुल्क जिसके पास अपना हेल्थ एंड सेफ्टी का लॉ नहीं है, और वो अपना लॉ डेवलप करना चाह रहे हैं, तो रिकमेंडेशन से वो इसको एज ए मॉडल यूज करके अपना लॉ डेवलप कर सकते हैं, और वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि वो कन्वेंशन से रिलेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये किसी भी मुल्क के लिए जो है वो रिकमेंडेशन एज ए मॉडल के तौर पर जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। बट जो कन्वेंशन हैं, इनको कंप्लाई करना, इनकी अबाइड बाई करना, इनकी पाबंदी करना, ये मुल्क के लिए जरूरी होता है।
ये मुल्क टू मुल्क वेरी कर रहा है, यानी यूएनओ का मेंबर कौन है? मुल्क। अब जो उस मुल्क के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए जरूरी है कि जो हमारे मुल्क के लेबर राइट हैं, हमने अपने जो लॉ डेवलप किया है वो इन कन्वेंशन के ऊपर डेवलप किया हुआ है, और जो हमारे मुल्क के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस होगी वो जो हमारे मुल्क का लॉ होगा उसके मुताबिक अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको रन करेंगी। उसके अंदर जो हेल्थ एंड सेफ्टी के जितने भी प्रोसीजर्स होंगे, पॉलिसीज होंगी, उनको अबाइड बाय करना लाजमी और मलजूम होगा। ये लीगल प्रोसीडिंग के तहत जो है वो आता है, लीगल आर्गुमेंट के अंडर जो है वो आता है। बहुत सारे और भी फ्रेमवर्क हैं जो पूरी दुनिया के अंदर यूज हो रहे हैं। ये मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन इनको एज ए मॉडल जो है वो यूज किया जाता है। दैट इज स्टैंडर्ड्स, दैट आर नॉट द एक्ट आर लॉ। ये लॉ भी नहीं है और ना ही ये एक्ट है, लेकिन ये स्टैंडर्ड्स हैं। अब इनका क्या काम होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर है और आप जो है वो यूरोप के अंदर अपनी ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो यूरोप का अपना एक स्टैंडर्ड है, हेल्थ एंड सेफ्टी का अपना स्टैंडर्ड है, क्वालिटी का अपना एक स्टैंडर्ड है, और एनर्जी का अपना एक स्टैंडर्ड, मतलब डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं उनके। अब आपकी वो प्रोडक्ट या आपकी जो एक्सपोर्ट आप यहाँ से जो करना चाह रहे हैं, वो आप अगर यूरोप में करना चाह रहे हैं तो यूरोप कहेगा आपको कि भाई हमारे अपने स्टैंडर्ड्स हैं, आप इनमें से किसी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो पहले इनको फॉलो करें और फिर हम आपसे जो है वो ट्रेड करेंगे। इनको फॉलो करने के लिए आपको पता है एक प्रोसीजर होता है, आईएसओ की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बहुत सारी फर्म्स होती हैं हर मुल्क के अंदर, जो कि इनकी सर्टिफिकेशन जो है वो आपको प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत सारी फर्म्स हैं ये जो कि आईएसओ की सर्टिफिकेशन जो है वो करवाती हैं। तो बेसिकली दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ लॉ, ये लॉ का हिस्सा नहीं होते, बट दीज आर स्टैंडर्ड्स, ये स्टैंडर्ड्स होते हैं। इसके अंदर आईएलओ ओश 2001 स्टैंडर्ड है, ये अभी तकरीबन ऑलमोस्ट जो है इसकी वो इतनी वैल्यू नहीं रही। और उसके बाद आईएसओ के अंदर अब बहुत सारी आगे जो है वो इनके इनके स्टैंडर्ड होते हैं बहुत सारे, मतलब क्वालिटी का अलग है, इन्वायरमेंट का अलग है, हेल्थ एंड सेफ्टी का स्टैंडर्ड अलग है। बेसिकली दीज आर द मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या होते हैं? मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। इनके ऊपर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रन करनी होती है, और अगर आप इनकी तमाम स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं तो आईएसओ आपको क्या करता है? सर्टिफाइड कर देता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे इन इन लॉ इन इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है, तो दैट इज एन आईएसओ सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह ही यूरोप की अपनी सर्टिफिकेशंस हैं, और ये ईएन जो है ये भी यूरोप की एक सर्टिफिकेशन है। आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो है, ये बेसिकली ईएन जो है प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट है, लेट्स से मोबाइल है, तो मोबाइल जब आप लेना चाह रहे हैं या परचेज करना चाह रहे हैं या एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके पीछे भी ये सीई का लोगो एक लगा होता है। इससे मुराद होती है कमेटी डी यूरोपियनाइजेशन, यानी ये यूरोपियन स्टैंडर्ड के ऊपर जो है वो बना हुआ है, या ईएन का लोगो जो है उसके ऊपर लगा हुआ है। अगर आपके पास मोबाइल है तो अभी भी उसको चेक कर सकते हैं, बाद मोबाइल के पीछे जो है सीई लिखा होता है या सीई का मार्क होता है, या बाद मोबाइल के ऊपर एफसी का मार्क जो है वो लिखा होता है, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड। तो ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर जो है वो काम कर रहे होते हैं। एक और स्टैंडर्ड्स है वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड है, यूके वाले जो है इसको फॉलो करते हैं। पहले जो हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट सिस्टम था, दैट इज ओशैस, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेटिव सीरीज 18001, और इसको खत्म कर दिया गया 2018 के अंदर, और इसको ओन कर लिया आईएसओ ने। अब ये बन गया है आईएसओ बीएस, यानी आईएसओ बीएस, ये इसको ब्रिटिश स्टैंडर्ड के साथ इन्होंने मर्ज कर दिया है। 45001 2018, अब इसका नाम जो है उन्होंने चेंज कर दिया। ये हमारे हेल्थ एंड सेफ्टी से रेलिवेंट है, तो ये स्टैंडर्ड आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, आईएसओ 45001 2018। ये स्टैंडर्ड आगे भी आएगा, आपके नोट्स के अंदर भी आएगा। अगला जो आपका पूरे चैप्टर्स हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये इसी स्टैंडर्ड के ऊपर जो है घूम रहा है, इसी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर जो है वो घूम रहा है। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ एक दफा, आईएसओ 45001 2018। तो आगे जाके इसको मजीद जो है डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जो टॉपिक था बेसिकली, ये इंटरनेशनल फ्रेमवर्क का था कि पूरी दुनिया के अंदर जो हेल्थ एंड सेफ्टी को रेगुलेट किया जाता है, किस किस फ्रेमवर्क के तहत जो है रेगुलेट किया जाता है। जिसके अंदर एक हमने पढ़ा कि जो है वो अमेरिकन मॉडल है, एक यूरोपियन मॉडल है, और एक कॉमन मॉडल है जिसको हम आईएलओ कहते हैं। अमेरिकन जो है प्रिस्क्रिप्टिव मेथड को फॉलो करते हैं, अमेरिकन यूरोपियन जो है वो गोल सेटिंग मेथड को फॉलो करते हैं, और कॉमन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास कन्वेंशन होते हैं और रिकमेंडेशन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अदर फ्रेमवर्क्स होते हैं
वो स्टैंडर्ड्स होते हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं पूरी दुनिया के अंदर, जैसे आईएसओ की स्टैंडर्ड्स हैं, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं और ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स हैं। ये डिफरेंट किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं जो कि पूरी दुनिया के अंदर जो है एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेटिंग फ्रेमवर्क बॉडीज जो है उसके तहत काम कर रहे होते हैं। अब आते हैं इन्फोर्समेंट एक्शन के ऊपर, यानी ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी की रेगुलेटिंग बॉडीज होती हैं, तो अगर आप किसी मुल्क की हेल्थ एंड सेफ्टी को अबाइड बाय नहीं करते, तो क्या क्या एक्शन जो है वो आपके अगेंस्ट या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जो है वो लिए जा सकते हैं। बहुत सारे एक्शन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिमिनल एक्ट के तहत आपको क्या किया जाता है, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया जाता है। क्रिमिनल लॉ का ये काम होता है कि या तो वो सजा दे देती है या इम्प्रोजमेंट कर देती है या फाइन कर देती है, यानी सजा देना, जेल भेजना, फाइन करना, ये सारी उसके क्रिमिनल लॉ के जो है वो एक्शंस हो सकते हैं। मजीद एक्शन इन्फोर्समेंट कौन कौन से हो सकते हैं? इनफॉर्मल एक्शन हो सकते हैं, यानी वर्बल या रिटर्न। इनफॉर्मल एक्शन के अंदर वर्बली आपको कहा जा सकता है कि ये काम आप नहीं कर सकते, यानी कोई ट्रेड इंस्पेक्टर आता है वो आपको कहेगा, या रिटर्न डॉक्यूमेंटेड लिख के भी जो है वो दिया जा सकता है कि भाई ये काम आप सही नहीं कर रहे, इसको जो है वो इस तरह किया जाए। और इसका एक जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड भी इसकी एक एग्जांपल है। फॉर्मल एक्शन क्या क्या हो सकते हैं? आपको प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ सकता है। प्रोसिक्यूशन होता है कि जो सरकारी वकील होता है, यानी लीगल प्रोसीडिंग उस स्टेट की तरफ से आपके अगेंस्ट जो है वो की जा सकती है। प्रोसिक्यूशन विद द इंटेंट ऑफ पनिशमेंट, यानी इस इंटेंट के साथ कि वो आपको पनिशमेंट दिलवा सकें। इस पनिशमेंट के अंदर क्या क्या हो सकता है? फाइन हो सकते हैं, ऑर्डर टू रेक्टिफाई हो सकता है, या इम्प्रोजमेंट हो सकती है, यानी आपको वो को फाइन कर देंगे, कोई आप जो है कानून को जो है वो फुलफिल नहीं कर रहे, या आपको कहेंगे भाई ये सही नहीं है चीज, इसको रेक्टिफाई किया जाए। रेक्टिफाई करने से मुराद होता है इसको दुरुस्त किया जाए, या आपको सजा भी हो सकती है, इसको हम इम्प्रोजमेंट कहते हैं, ठीक है। या आपको लीगल मैंडेट जो है वो इशू किए जा सकते हैं। लीगल मैंडेट के अंदर प्रोबेशन नोट्स होते हैं या इम्प्रूवमेंट नोट्स होते हैं। ये सवाल बहुत अहम है एग्जाम के हवाले से। वो आपसे ये पूछ सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक आपको सिनेरियो दे देते हैं पेपर के अंदर, उसके अंदर एक एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट के अंदर बंदे इंजर्ड हो गए हैं और बंदों को जो है वो कोई हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। अब वो आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई इस एक्सीडेंट के बाद वो क्या आपके ख्याल के अंदर क्या क्या लीगल एक्शन जो है इस कंपनी के अगेंस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा सवाल जो है आप उठा के वहां पे लिख सकते हैं, यानी लेकिन वो सिनेरियो के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर सिनेरियो के अंदर ये पूरा आ रहा है तो पूरे का पूरा उठा के लिख दें। अगर सिनेरियो के अंदर ये नहीं आ रहा तो आप इसको जो है वो जो रेलिवेंट चीजें हैं, यानी प्रोबेशन नोट्स हो सकते हैं। प्रोबेशन से मुराद होता है कि रुक जाना, कोई जो एक्टिविटी वो कर रहे हैं उससे कानून क्या कहता है, उससे उनको रोक देता है कि भाई ये एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। या इंप्रूवमेंट नोट्स, इंप्रूवमेंट नोट से क्या मुराद होती है कि भाई ये चीज आपकी सही नहीं थी, इसको इंप्रूव किया जाए, इससे इसको कंप्लाई यानी लॉ के तहत जो है वो कंप्लाई किया जाए, इसको हम इंप्रूवमेंट नोट्स कहते हैं। या कॉशंस, वार्निंग हो सकती है। ये तीन तरह के जो है वो इन्फोर्समेंट एक्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जो है वो लिए जा सकते हैं। तो एग्जाम के अंदर भी ये उस प्रोस्पेक्टिव के हवाले से भी ये सवाल जो है वो बहुत अहम है, पूछा जा सकता है। एक सवाल और आ सकता है पेपर के अंदर कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी है वो डिफरेंट ममालिक के अंदर डिफरेंट क्यों है। फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ जो इन्फोर्समेंट है वो डिफरेंट क्यों है, यूके के अंदर डिफरेंट क्यों है, अफ्रीका के अंदर डिफरेंट क्यों है, और अमेरिका के अंदर डिफरेंट क्यों है। तो इसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं, क्योंकि हमारे मुल्क का जो है अपना एक लीगल लेजिस्लेशन सिस्टम है, अमेरिका का अपना होगा, यूके का अपना होगा, तो दैट इज अ डिफरेंस। तो ये इस वजह से डिफरेंट इन्फोर्समेंट होती है कि हमारे मुल्क की जो लीगल लेजिस्लेशन सिस्टम है, कानूनी सिस्टम जो है वो अपना है, उनका अपना है। तो जो मुख्तलिफ ममालिक की जो इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज होती हैं उनके पास मुख्तलिफ पावर्स होती हैं। मसलन जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूके के अंदर है वो HSE है, हेल्थ सेफ्टी एंड एग्जेक्टिव, तो उनको उन्होंने फुल फ्लैग जो है वो पावर दी हुई है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बंद करवा सकते हैं, बैन कर सकते हैं, कॉशंस दे सकते हैं, इंप्रूवमेंट नोट्स दे सकते हैं उनको, और उनको वार्निंग इशू कर सकते हैं, या इनको वो कोर्ट के अंदर भी ले आ सकते हैं। तो मुख्तलिफ पावर्स होती हैं मुख्तलिफ ममालिक की इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज के पास, इस वजह से ये डिफरेंट
डिफरेंट होता है, हर ममालिक का इन्फोर्सिंग रूल जो होते हैं। फंडिंग, नंबर ऑफ द अथॉरिटी ऑफ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज, यानी फंडिंग का इशू हो सकता है, या जो इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज के मेंबर्स हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर जो है वो पुलिस के अंदर बंदे ही कम होते हैं, ये बंदे होते ही नहीं है, ये बंदे जो है वो कम्पिटेंट ही नहीं है, तो ये भी डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो जो इन्फोर्सिंग अथॉरिटी है उसके नॉलेज या एबिलिटी भी है, इसके ये भी डिफरेंस जो है एक वो आ सकता है किसी भी मुल्क के अंदर। पेनल्टी सिस्टम जो है वो डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई मुल्क अगर जैसे पाकिस्तान में है, हमारे यहाँ जो है वो हैंग टिल डेथ की एक पनिशमेंट है, लेकिन बाज ममालिक के अंदर ये नहीं है, तो डिफरेंट ममालिक के अंदर डिफरेंट पेनल्टीज होती हैं। या अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज की बात करते हैं तो यहाँ पे पेनल्टीज है ही नहीं। कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हादसा होता है तो कुछ भी नहीं, उसको सजा दी जाती है, कोई भी पेनल्टी उसके ऊपर नहीं होती, यहाँ पे दे लेके जो है वो मुकबगा हो जाता है। तो डिफरेंट पेनल्टीज हैं डिफरेंट ममालिक के अंदर, इसलिए इन्फोर्सिंग जो है वो डिफरेंट तरीके से होती है हर ममालिक के अंदर। रिलीजियस बिलीफ या कल्चरल इशू भी हो सकते हैं। उनका अपना कल्चर है, हमारा अपना कल्चर है, उनके अपने रिलीजियस बिलीव है, हमारे अपने रिलीजियस बिलीव है, तो ये इस वजह से भी डिफरेंट हो सकती है। रिपोर्टिंग भी डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर यूरोप के अंदर कोई हादसा होता है तो वहां पे एक रिपोर्टिंग का प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है। हमारे यहाँ अगर कोई हादसा होता है तो उसका रिपोर्टिंग का कोई प्रोसीजर ही नहीं होता, इस वजह से भी डिफरेंट हो सकती है। पब्लिक रिएक्शन और इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। या पॉलिटिकल प्रेशर भी, जिस तरह प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, तो ये डिफरेंट ममालिक के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी की जो इन्फोर्समेंट होती है इस वजह से डिफरेंट होती है कि उनका लीगल सिस्टम डिफरेंट हो सकता है, इन्फोर्सिंग अथॉरिटी डिफरेंट हो सकती है, उनकी कॉम्पिटेंसी लेवल डिफरेंट हो सकता है, उनके कल्चरल इशू हो सकते हैं, डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ हो सकता है, रिपोर्टिंग स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, और लोगों के इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, या पॉलिटिकल प्रेशर या प्रेशर ग्रुप भी हो सकता है। तो इस वजह से डिफरेंट ममालिक के अंदर ये डिफरेंट की जाती है। पेपर के अंदर देखें ये सवाल जो है टिपिकली वो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको जिक्र किया। आउटलाइन द टिपिकल एक्शन दैट माइट बी ब्रॉट अगेंस्ट एन एम्प्लॉयर हु हैज ब्रीच्ड द हेल्थ एंड सेफ्टी क्रिमिनल लॉ। एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो इन्फोर्समेंट एक्शन थे पीछे जो पढ़ के आए हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये क्रिमिनल लॉ के तहत दिए जाते हैं, नॉट के सिविल लॉ के तहत दिए जाते हैं। यानी ये टेक्निकल टर्म्स होती हैं थोड़ी सी पेपर के अंदर जो ट्रिकी तौर पर यूज की जाती हैं, कि जो सजा होती है, फाइन्स होते हैं, या ट्रेड की रिस्ट्रिक्शन होती है, दैट इज अंडर द क्रिमिनल लॉ। ये क्रिमिनल लॉ के तहत जो है वो आते हैं। तो सवाल के अंदर वो क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि वो टिपिकल एक्शन किसी भी एम्प्लॉयर के अगेंस्ट कौन कौन से हो सकते हैं जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी का क्रिमिनल लॉ जो है इसको तोड़ता है। उसने सिविल, अगर वो यहाँ पे सिविल लॉ कह देता है तो सिविल लॉ की ब्रीच नहीं होती। सिविल लॉ सिर्फ क्या काम करता है कि विक्टिम को जो है वो कंपनसेशन लेके देता है। तो यहाँ पे बात हो रही है क्रिमिनल लॉ की, तो यहाँ पे वही एक्शन हो सकते हैं, फॉर्मल एक्शन हो सकते हैं जैसे रिटन और वर्बल हो सकते हैं, या इनफॉर्मल एक्शन भी हो सकते हैं। अब ये जो आप स्लाइड पढ़ रहे हैं दैट इज ओनली द आउटलाइन, इसके अंदर आउटलाइन दिया गया है। पेपर के अंदर अगर कोई चीज पूछता है तो आपने उसको बकायदा एक्सप्लेन करना है। पहले कुछ टेक्निकल वर्ड निबोश यूज करता था सवाल को एक्सप्लेन करने के लिए, सवाल को एलेबोरेट करने के लिए, लेकिन अब उसने वो खत्म कर दी है। अब सवाल को आपने हर सवाल को एक्सप्लेन ही करना है, यानी उसकी पूरी एक स्टोरी लिखनी है आपने, और उनको शुरू से लेकर एंड तक, यानी डिफरेंट ममालिक के अंदर डिफरेंट पेनल्टीज हैं और उन पेनल्टीज के अंदर ये चीजें शामिल होती हैं, आपने पूरी एक्सप्लेनेशन के अंदर जो है इसको लिखना होता है। तो ये जो पहला सवाल है इसको भी आपने ऐसे ही हल करना है। दूसरा सवाल है एक्सप्लेन व्हाई हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन माइट बी इन्फोर्स्ड टू अ डिफरेंट स्टैंडर्ड इन डिफरेंट कंट्रीज। ये वही सवाल है जो अभी हमने पीछे जो है डिस्कस किया है कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों डिफरेंट तरीके से इन्फोर्स की जाती है। तो ये उसके सारे बुलेट जो है ये उसके आंसर्स हैं। ठीक है, ये पेपर की प्रोस्पेक्टिव व्यू से सवाल जो है पूछे जा सकते हैं। अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो गुड प्रैक्टिस के ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होते हैं। तो अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी की प्रैक्टिस जो है उसको मेंटेन करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं जनाब। आपकी प्रोडक्शन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, स्टाफ का मोरल जो है वो हाई हो जाएगा, आपकी कंपनी की रेपुटेशन जो है वो इम्प्रूव कर जाएगी, आपके एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, आपके इल हेल्थ जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे, कंप्लायंसेस जो है वो उसमें इंक्रीज आ जाएगा, यानी आप स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर रहे हैं, लॉ को कंप्लाई कर रहे हैं, आपके इक्विपमेंट डैमेज जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, स्टाफ की कंप्लेन कम हो जाएगी, स्टाफ छोड़ना जो है वो जो छोड़ के जाता है वो कम हो जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम आपका जो है वो कम हो जाएगा, फाइन जो है वो भी आपके कम हो जाएंगे।
तो ये बेनिफिट होते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के। पीछे हमने क्या पढ़ा था, रीजंस पढ़ी थी। अब रीजंस और बेनिफिट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, तो पेपर के अंदर ये भी ट्रिक यूज किए जा सकते हैं कि भाई रीजंस क्या है या बेनिफिट्स क्या है। इस सवाल को वो दोनों तरीकों से तोड़ मोड़ के आपके सामने जो है वो दे सकता है, ट्रिकी तौर पर जो है आपको वो प्रेजेंट कर सकता है। तो इस बात का आपने स्पेशली जो है वो ख्याल रखना है। हमको इन्फॉर्मेशन सोर्स जो है वो कहाँ से मिल सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर पेपर आल्सो। आपने जब पेपर हल करना है तो बहुत सारे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है आपको वो चाहिए होते हैं। वो इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपको इंटरनली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से उनकी रिस्क असेसमेंट, उनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट, उनके एक्सीडेंट के रिकॉर्ड जो होते हैं, मेडिकल के जो रिकॉर्ड होते हैं, और स्टाफ की जो सेफ्टी कमेटी जो होती है, और कंपनी की जो पॉलिसी होती है, या मेंटेनेंस रिपोर्ट्स जो होती हैं, ये सारे इंटरनल सोर्स हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये डाटा जो है वो अवेलेबल होता है। वहां से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पास्ट एक्सीडेंट हिस्ट्री जो है वो क्या रह चुकी है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्क असेसमेंट किस तरह से की जाती है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंस्पेक्शन किस तरह से की जाती है। तो दीज आर ऑल इंटरनल सोर्स। अब एक्सटर्नली आप कहाँ कहाँ से हेल्प आउट ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ और सोर्स भी लेने हैं इंफॉर्मेशन के, तो एक्सटर्नल सोर्स बहुत सारे होते हैं। जैसे गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज है, लेबर लॉ है, आपका हेल्थ एंड सेफ्टी का लॉ है, आपका इन्वायरमेंट की जो प्रोटेक्शन एजेंसी है, तो दे आर ऑल एक्सटर्नल हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट सोर्सेज जो है। इस तरह नेशनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, इनसे भी आप जो है हेल्प आउट ले सकते हैं। यहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे आईएसओ के स्टैंडर्ड्स हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स हैं, तो वहां से भी आप इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। सप्लाई और मैन्युफैक्चर ऑब्वियसली आपको इंफॉर्मेशन जो है वो दे रहे होते हैं, जिनके साथ एमएसटीएस होती है, मैन्युफैक्चरिंग सेफ्टी डाटा शीट्स होती हैं। जैसे आप कोई टैबलेट जो है वो परचेज करते हैं, उसकी वो डब्बी जब आप खोलते हैं तो उसके अंदर एक मैनुअल होता है उसके साथ, तो दैट इज इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन फ्राहम कर रहा होता है उस प्रोडक्ट के मुतल्लिक। फिर आप मुख्तलिफ कंसल्टेंट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे आईएसआस है, तो इनसे भी आप इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, या इंटरनेट से भी आप वेबसाइट से, ओशा की वेबसाइट है, एचएससी की वेबसाइट्स है, और इस तरह आप एक्सटर्नली बहुत सारे सोर्स जो है उनको यूटिलाइज करके आप इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर सकते हैं। पेपर के अंदर भी आप इन सारी चीज़ों को से जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। जो एक बात आपने खास ख्याल रखनी है वो कि जहां से भी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसका रेफरेंस जरूर आपने देना है कि इंफॉर्मेशन, ये आर्टिकल, ये टॉपिक मैंने कहाँ से उठाया है। तो दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस। तो ये टॉपिक यहाँ तक था। और अगर इसमें से आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी फ्रेमवर्क के तहत, उनसे, या आपकी ये जो है इंफॉर्मेशन सोर्सेस के हवाले से आपकी कोई क्यूरीज है, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। जी, किसी को कोई सवाल है वो हाथ खड़ा कर सकता है। चलिए 3 मिनट की ब्रेक करते हैं। 7:45 के ऊपर, मेरे पास 7:42 हुए हैं, 7:45 पे दोबारा हम अपना लेक्चर जो है वो रिज्यूम करते हैं। जी, रिज्यूम करते हैं अपने लेक्चर को। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये है डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी हु डज व्हाट इन ऑर्गेनाइजेशन, कौन क्या करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसके अंदर बेसिकली हम बहुत सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर डायरेक्टर, मैनेजर, सुपरवाइजर के रोल आ जाते हैं, एम्प्लॉयर के आ जाते हैं, और एम्प्लॉयज के रोल आ जाते हैं, प्रेमिसेस कंट्रोलर के रोल आ जाते हैं, और डिजाइनर, मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर के रोल आ जाते हैं।
हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव के रोल आ जाते हैं, तो इन रोल के ऊपर जो है वो हम डिस्कस करेंगे और कॉन्ट्रैक्टर के रोल भी आ जाते हैं। इसके अंदर जो 2 टॉपिक थे, लास्ट एग्ज़ाम के अंदर जो है वो डिस्कस किए गए हैं, एक एम्प्लॉयर का और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर्स का। यानी लास्ट एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन ये आया था कि आईएलओ सीआर 164 के तहत ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और एक कॉन्ट्रैक्टर था, उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक हादसा पेश आया था। तो उन्होंने ये पूछा था कि हमें ये बताएँ कि कौन-कौन सी एम्प्लॉयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो निग्लेक्ट की गई थी इस हादसे के अंदर, और आपने आंसर जो है वो आईएलओ के मुताबिक जो है वो देना होता था। ये एक सवाल जो है पिछले पेपर के अंदर डिस्कस हुआ है। आई विल शेयर यू द लास्ट एग्जामिनेशन आल्सो। एम्प्लॉयर किसको कहते हैं? एम्प्लॉयर बेसिकली हम ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसका जो ऑनर होता है उसको एम्प्लॉयर कहा जाता है। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या होती है? सेफ प्लांट और इक्विपमेंट, ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसकी, ठीक है। सेफ प्लांट और इक्विपमेंट देना, इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग देना, सुपरविजन देना, सेफ प्लांट ऑफ वर्क एंड एक्सेस देना, यानी सेफ प्लांट हो आपका जहां पे आप काम कर रहे हैं, और आने और जाने का रास्ता। सेफ एक्सेस और एग्रेस से मुराद होती है आने और जाने का रास्ता। सेफ इन्वायरमेंट हो, वेलफेयर फैसिलिटीज हो साइट के ऊपर, इनको प्रोवाइड करना ये भी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है। पॉलिसीज हो, सेफ्टी पॉलिसीज हो, ये देना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है। और वर्कर के साथ वो इंफॉर्मेशन दे, वर्कर के साथ वो कंसल्टेशन करे, ये भी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है। रिस्क असेसमेंट को कैरी आउट करना, रिस्क असेसमेंट को करना, ये भी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है। हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना, इफेक्टिव तरीके से मैनेज करना, ये भी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है। हेल्थ एंड सेफ्टी असिस्टेंट जो है प्रोवाइड करना, ये भी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है। हेल्थ एंड सेफ्टी सर्वेलेंस जो है वो प्रोवाइड करना, ये भी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। और सीरियस और इमिनेंट डेंजर्स जो है इनके साथ डील करना, ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है। तो बेसिकली ये कुछ बेसिक्स जिम्मेदारी होती हैं, बड़ी आसान है याद रखना। आप किसी भी प्रेमिसेस के ऊपर जब काम कर रहे होते हैं तो वहां पे जो एम्प्लॉयर होता है बेसिकली वो आपको ये चीजें फराहम कर रहा होता है, और ये लीगली अबाइड बाय है, ये लीगली उसके ऊपर लाइबिलिटीज है। यानी सेफ वर्क प्लेस हो, सेफ प्लांट हो, सेफ इक्विपमेंट्स हो, सुपरविजन हो, सेफ एक्सेस एग्रेस हो, इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग्स हो, और सेफ इन्वायरमेंट हो, वेलफेयर फैसिलिटीज हो, सेफ्टी पॉलिसीज हो, हेल्थ एंड सेफ्टी की कंसल्टेशंस हो, रिस्क असेसमेंट्स हो, हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज किया जाए, वहां पे जितने भी डेंजर्स हैं, सीरियस या इमिनेंट डेंजर्स हैं, उनको मैनेज किया जाए, और हेल्थ एंड सेफ्टी की एडवाइस दी जाए, हेल्थ एंड सेफ्टी की सर्वेलेंस जो है वो फराहम की जाए। तो बेसिकली ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारियां होती है। अब एम्प्लॉय की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है? एम्प्लॉय हम कहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर्स को, स्टाफ को। तो उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती है? जनाब, एम्प्लॉयर के साथ कोऑपरेट करना एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है, और जो एम्प्लॉयर की लीगल ऑब्लिगेशंस हैं उनको फॉलो करना, और साइट रूल को फॉलो करना, या कंपनी की जो पॉलिसीज हैं उनको फॉलो करना, प्रोसीजर्स को फॉलो करना, ये एम्प्लॉय की जिम्मेदारियां होती हैं। एम्प्लॉयर के साथ मुख्तलिफ मैटर के अंदर कंसल्टेशन करना। कंसल्टेशन बेसिकली एक टू वे प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक एडवाइस ली जाती है और दी जाती है। इसको हम कंसल्टेशन कहते हैं, यानी टू वे प्रोसेस है। आगे जाके मजीद इसके ऊपर जो है डिस्कस करेंगे। कोई भी डेंजरस सिचुएशन होती है साइट के ऊपर, उसकी रिपोर्टिंग करना, ये जो स्टाफ होता है वहां का, या ये एम्प्लॉय होती है, एम्प्लॉय होते हैं, ये उनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये एम्प्लॉय का एक राइट होता है कि वो इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग जो है वो रिसीव करे। अगर किसी चीज के बारे में उसको नहीं पता तो वो इन्फॉर्मेशन गैदर करे, या इसकी इंस्ट्रक्शन ले, या एम्प्लॉयर को कह के वो इसकी ट्रेनिंग भी ले सकता है, ये उसका राइट बनता है। अपनी हिफाजत करे, और जो आपकी साइट के ऊपर दूसरे वर्कर्स हैं इनकी हिफाजत करना भी एम्प्लॉय की सॉरी जिम्मेदारी होती है। जो इसको इक्विपमेंट दिए गए हैं उनको सेफ तरीके से यूज करना, उनका मिस यूज ना करना, और जो इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन दी गई है उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को फॉलो करना, ये भी एम्प्लॉय की जिम्मेदारी होती है। तो बेसिकली ये कुछ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एम्प्लॉयर की एंड एम्प्लॉयर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? सेफ प्लांट देना, सेफ इक्विपमेंट देना, सेफ इन्वायरमेंट देना, वेलफेयर फैसिलिटीज देना, और इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग देना, सुपरविजन फराहम करना, हेल्थ एंड सेफ्टी की एडवाइस देना, रिस्क असेसमेंट करना, रिस्क को मैनेज करना, और पॉलिसीज जो है उनको डेवलप करना, ये बेसिकली एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है। अब एम्प्लॉय की क्या जिम्मेदारी होती है? अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना, अपने जो कोलीग्स हैं उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना, किसी इक्विपमेंट को मिस यूज ना करना, कंपनी के जो प्रोसीजर्स हैं, जो कंपनी
एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना, एम्प्लॉयर के साथ कंसल्टेशन करना, और किसी चीज का अगर उसको नहीं पता तो वो इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग भी वो रिसीव कर सकता है। या साइट के ऊपर कोई डेंजरस इंसिडेंट होता है तो उसकी रिपोर्टिंग करना, तो दैट इज एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पेपर के अंदर वो सिंपल एक क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, ये सैंपल है उस क्वेश्चन का, यानी व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को वर्कर भी कहा जाता है, तो इस बात से आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो एम्प्लॉयर की भी पूछ सकता है, एम्प्लॉय की भी पूछ सकता है। अच्छा, एक और सवाल आपके माइंड के अंदर आ सकता है कि बास क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स जो है वो 20 दिए होते हैं, या 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर, और 20 मार्क का भी क्वेश्चन आता है। तो लेकिन उसका जब हम आंसर लिखने के लिए जाते हैं तो आंसर जो है उस वो तकरीबन 200 वर्ड के अंदर या 150 वर्ड के अंदर वो कंप्लीट हो जाता है। या अगर हम लाइन के अंदर कर लेते हैं तो वो 3 से 4 या 5 लाइनें बन जाती हैं या 6 लाइनें बन जाती हैं। तो एक सवाल हमारे माइंड के अंदर आता है, यहाँ पे नंबर तो 20 दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर सवाल को पूरे तरीके से हल किया जाए तो वो मैक्सिमम जो है इसकी वो 5 से 6 लाइनें बन रही है। तो क्या उसके अगेंस्ट हमें 20 मार्क्स मिल जाएंगे? बिल्कुल मिलेंगे। अगर आपने टू दी पॉइंट चीज लिखी हुई है और रेलिवेंट चीज लिखी हुई है तो आपको उस क्वेश्चन के मैक्सिमम नंबर मिलेंगे। इसमें ये नहीं होता कि जितना लंबा चौड़ा लिख लोगे उसके नंबर ज्यादा मिलेंगे। इस पेपर के अंदर ये होता है कि उस क्वेश्चन को जो है आपने टू दी पॉइंट लिखना है और रेलिवेंट चीजें जो है वो लिखनी होती है। जिस तरह ये एम्प्लॉयर का सवाल है, ये 4 नंबर का सवाल है। अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को 10-12 बन जाती है। अब आप कहते हैं कि 4 नंबर का सवाल है तो मैं 10-12 लिखूंगा तो क्या मुझे वो 4 नंबर मिलेंगे, या 4 लिखूंगा तो 4 नंबर मिलेंगे? जनाब, आपको वो सारी लिखनी होगी। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन की, सॉरी नंबरिंग की, ये उनके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अब मे बी अगर वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है आपको कि कोई से 4, यानी कोई से 4 जिम्मेदारी लिख दें तो आप 4 लिख दें, उनके 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब आप वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता तो आप मैक्सिमम भी उसमें लिख सकते हैं। डायरेक्टर्स के क्या रोल होते हैं? कंपनी का जो डायरेक्टर होता है तो दैट इज आल्सो सम टाइम ये एम्प्लॉयर ही होता है, और अगर वो एम्प्लॉयर नहीं है तो इसके अलग से भी रोल जो है वो हो सकते हैं। डायरेक्टर क्या करता है? टेक स्टेप टू इंश्योर द हेल्थ एंड सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ देमसेल्फ एंड अदर। उस वो स्टेप लेता है कि अपनी वेलफेयर की और जो दूसरे हैं उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी और वेलफेयर जो है वो इंश्योर करता है, उनको मैनेज करता है, उनको जो है वो प्रोवाइड करता है। वो पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करता है और एग्जाम्पल्स के जरिए उसको लीड करता है। यानी कल्चर को प्रमोट करने के लिए, किसी भी जगह पे कल्चर डेवलप करने के लिए आपको एक एज ए एग्जाम्पलरी पर्सन जो है वो बनना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है, अब पॉलिसी तब तक इंप्लीमेंट नहीं होगी जब तक आप खुद एज ए डायरेक्टर जो है उसको वो एग्जाम्पल बन के पेश नहीं कर रहे। यानी वो सारी चीजें आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें, उसको कमिट करें कि भाई ये चीजें मैं जो है वो खुद भी करूंगा और मुझे देखते हुए बाकी वर्कर या बाकी स्टाफ भी जो है करेगा। तो एक्टिवली उस कल्चर को प्रमोट करना, ये भी उसका एक रोल होता है। क्लियर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज और स्ट्रेटेजी को डेवलप करना और उनको पब्लिश करना, ये भी हेल्थ एंड सेफ्टी डायरेक्टर का एक रोल होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हेल्थ एंड सेफ्टी की होती है उनको डेवलप करना और उनको मैनेज करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये भी डायरेक्टर का एक रोल होता है। नेसेसरी रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना, ये भी डायरेक्टर के रोल होते हैं। रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? वो टाइम हो सकता है, वो एफर्ट हो सकती है, वो मनी की फॉर्म के अंदर हो सकते हैं, वो पैसों की फॉर्म के अंदर हो सकते हैं, वो स्टाफ की फॉर्म के अंदर हो सकते हैं। तो दैट इज ऑल रिसोर्सेज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह ही वो स्टाफ को मुख्तलिफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स के अंदर जो है एंगेज रखना, उन मुख्तलिफ हेल्थ एंड सेफ्टी की कंपेन जो है वो चलाना, ये भी डायरेक्टर का जो है वो एक रोल होता है। टारगेट्स को एस्टेब्लिश करना, उनको रिव्यू करना, स्टाफ की परफॉर्मेंस जो है उसको रिव्यू करना, ये भी एम्प्लॉयर का जो है वो, सॉरी डायरेक्टर का जो है एक वो रोल जो है वो होता है। डायरेक्टर बेसिकली ये एम्प्लॉयर ही हो सकता है, या ये एक अलग पर्सन भी किसी कंपनी के अंदर सीईओ टाइप या सीईओ कह सकते हैं आप, इसको भी कहा जा सकता है। डिजाइनर्स, मैन्युफैक्चर, सप्लायर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? डिजाइनर वो पर्सन होता है जो किसी भी आर्टिकल को, किसी भी इक्विपमेंट को डिजाइन करता है, उसके अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। मैन्युफैक्चर वो बंदा होता है या वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो उस को बनाती है, उस प्रोडक्ट को बनाती है। सप्लायर, जो कि मार्केट से आप अगर कोई चीज परचेज करते हैं तो वो आप तक पहुंचाते हैं, तो इसको हम सप्लायर जो है वो कहते हैं, या जो रिटेल के ऊपर चीजें जो है सेल आउट कर रहे होते हैं। तो इनकी भी मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से। यानी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? जो वो आर्टिकल दे रहा है, डिजाइन कर रहा है या कंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो सेफ होने चाहिए जब उसको इस्तेमाल किया जाए, जब यूज किया जाए, जब क्लीन किया जाए, या जब उसके ऊपर मेंटेनेंस की जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक
एक इक्विपमेंट है आपका, एक प्लांट है आपके पास या बॉयलर है आपके पास। अब बॉयलर जो है वो जब डिजाइन किया गया है तो उसके अंदर वो सेफ्टी फीचर जो है वो रखे जाते हैं। मुख्तलिफ सेफ्टी फीचर होते हैं, उसके ऊपर गेज लगी होती है, प्रेशर रिलीज वाल्व्स होते हैं और एक्सट्रैक्शन वाल्व होते हैं। अब इनको जो है वो डिजाइन करना और इनको कंस्ट्रक्ट करना, जब ये कंस्ट्रक्ट हो रहे हो तो इनको सेफ तरीके से जो है वो बनाया जाता है। और जब इनको हम यूज करें, इनको सेट करें, इनको जो है वो इम्प्लीमेंट करें साइट के ऊपर, या इनको मेंटेन कर रहे हो या क्लीन कर रहे हो, तो ड्यूरिंग मेंटेनेंस, ड्यूरिंग क्लीनिंग या ड्यूरिंग इस यूज ये तब भी सेफ होने चाहिए। एक तो कंस्ट्रक्शन के दौरान ये सेफ होने चाहिए, और जब हम को इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी ये सेफ होने चाहिए, और जब इसकी क्लीनिंग कर रहे हैं या मेंटेनेंस कर रहे हैं तब ये सेफ होने चाहिए। जो सब्सटेंसेस हैं वो भी जब इस्तेमाल किए जाए, हैंडल किए जाए, प्रोसेस किए जाए या स्टोर किए जाए, ट्रांसपोर्ट किए जाए। सब्सटेंसेस बेसिकली तमाम वो चीजें, जैसे सीमेंट आपका एक सब्सटेंस है, आपका जो है वो एसिड आपका एक सब्सटेंस है, वो तमाम सब्सटेंसेस जब हम इनको यूज करें, ट्रांसपोर्ट करें या इनको प्रोसेस करें या इनको हैंडल करें, ये भी सेफ होने चाहिए। डिजाइनर, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। ये डिजाइनर, मैन्युफैक्चरिंग या सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो आर्टिकल या जो सब्सटेंस हमें वो दे रहा है, इसके ऊपर पहले से टेस्ट किए गए हो, यानी रिसर्च वर्क इसके ऊपर बना हुआ हो, और फिर जो है वो हम तक पहुंच रहे हो। ये भी इसकी एक जिम्मेदारी होती है। और इसको इंस्टॉल या कंस्ट्रक्ट किया जाए तो ये भी ये कम्पिटेंट होना चाहिए, यानी इंस्टॉलेशन के दौरान, इसकी इरेक्शन के दौरान जो है इसके अंदर कोई हेल्थ एंड सेफ्टी का इशू जो है वो सामने नहीं आना चाहिए। और जितनी भी आर्टिकल्स या जितने भी हम प्रोडक्ट परचेज करेंगे, इनके साथ जो है वो इंफॉर्मेशन लाजमी तौर पर देना, ये डिजाइनर, मैन्युफैक्चरर और सप्लायर की जिम्मेदारी होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप कोई चीज परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल परचेज करते हैं, तो जब मोबाइल आप लेते हैं तो उसके उसके साथ एक बॉक्स होता है जिसके अंदर एक मैनुअल रखा होता है। या आप कोई केमिकल परचेज करते हैं, कोई कोई मेडिसिन ले लेते हैं, मेडिसिन की जो बॉक्स होता है, उस टैबलेट का जो बॉक्स, उसके अंदर जो है एक शीट होती है जिसको हम कहते हैं MSDS, मैन्युफैक्चरिंग सेफ्टी डाटा शीट। ये बेसिकली ये इसके अंदर कुछ 16 पॉइंट होते हैं। अगर आपने पहले कभी इसको पढ़ा नहीं है तो आप कोई भी घर के अंदर कोई भी मेडिसिन, पैराडोल की कोई पड़ा हुआ है या कोई भी मेडिसिन है, इसके अंदर वो शीट पढ़ें, और इसके अंदर वो 16 पॉइंट होते हैं जिसके अंदर पूरी की पूरी डिटेल जो है वो दी होती है। उसके पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है उस प्रोडक्ट के मतलब जो है वो दी होती है, यानी ये बनी कब थी, एक्सपायर कब होगी, किस प्रोडक्ट से बनी है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट जो है वो कौन से यूज हुए हैं, अगर कोई हादसा हो जाता है तो कैसे इससे बचना है आपने, इसकी कितनी डोज लेनी है, इसको स्टोर कहाँ पे करना है, इसकी जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं वो क्या क्या है, किस मुल्क के अंदर ये यूज की जा सकती है, और किस किस पॉइंट के ऊपर ये रिस्ट्रिक्टेड है, यानी वो तमाम इन्फॉर्मेशन होती है। इसको हम कहते हैं MSDS, मैन्युफैक्चरिंग सेफ्टी डाटा शीट। तो ये चीज, ये साथ मैनुअल भी देना, ये डिजाइनर, मैन्युफैक्चरर और सप्लायर की जिम्मेदारी होती है। जो आप लोग हैं एज ए सेफ्टी प्रैक्टिशनर्स या एज ए HSE ऑफिसर्स, आपके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां जो है वो लागू होती हैं, या आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो होती हैं। आपने हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स जो होते हैं उनको एडवाइस करना, एक तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है। जब आप वर्क प्लेस पे एज ए सेफ्टी कोऑर्डिनेटर या सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी प्रैक्टिशनर चले जाएंगे, तो ये एक जिम्मेदारी में से आपकी जिम्मेदारी होगी। जितने भी हेल्थ एंड सेफ्टी के मैटर्स होते हैं उनकी देखना, उनको एडवाइस करना, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। इंस्पेक्शन डेली बेसिस पे कैरी आउट करना, ये आपकी जिम्मेदारी होगी, यानी हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन। वैसे तो इंस्पेक्शन जो है वो बहुत सारे तरीकों से हो रही होती है, लेकिन आप चूंकि हेल्थ एंड सेफ्टी के पर्सन हैं तो आपने हेल्थ एंड सेफ्टी की इंस्पेक्शन जो है उनको देखना होता है। आपने एक्सीडेंट के रिकॉर्ड्स और आपने इंसिडेंट के रिकॉर्ड, आपने उनका डाटा जो है वो मैनेज करना, उनको हैंडल करना, ये आपकी एक जिम्मेदारी होती है। कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है किसी वर्क प्लेस के ऊपर तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, ये आपकी जिम्मेदारी। आप अकेले नहीं इन्वेस्टिगेशन करते, बहुत सारी टीम के अंदर और मेंबर भी होते हैं, ये मिलकर